नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका वो बिलोंग करता है फ्रॉम द यूनिट ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द यूजी स्टूडेंट कॉमर्स एंड यूपीएससी स्टूडेंट प्रोफेसर कॉमर्स। ये इससे पहले के वीडियोज़ में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट, एचआरएम, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की यूनिट कवर कर ली हैं और इन सारी ही वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए सिंपल मतलब मैं आपको बताऊंगा आईपीआर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती क्या है। इंटेलेक्ट का मतलब होता है आपका दिमाग। तो इंटेलेक्चुअल मतलब हो गया जो प्रॉपर्टी आप अपने दिमाग से बनाते हो, अपने माइंड से बनाते हो, अपनी क्रिएटिविटी से बनाते हो, उसको हम कह देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। ठीक, तो यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। ये डेफिनेशन मैंने वीपो की साइट से ली है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक कह सकते हो अभी मैं बताऊँगा उसके बारे में भी। तो वीपो की साइट से ली है। तो यहाँ पर कहा गया है IPRs आर द राइट्स गिवन टू द पर्सनस ओवर द क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड। पहली बात तो है जो क्रिएशन आपने अपने माइंड से बनाई है। ठीक, दे आर गिवन यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट। आपको आपकी क्रिएशन के ऊपर आपका एक्सक्लूसिव राइट देती हैं और ओवर द यूज़ ऑफ हिज और हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और आपका राइट है उसके ऊपर, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के लिए ही है। आप ज़िंदगी भर या फिर हमेशा के लिए एवरग्रीनिंग नहीं कर सकते हो अपने राइट की। ठीक, तो एक राइट जो होता है आपका आपके माइंड से बनी हुई चीज़ के ऊपर आपका राइट है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये आपका मतलब यहाँ पर निकलता है। और IPR को हम देखते हैं, IPR दो तरह के होते हैं। दो तरह से हम IPR को देखते हैं। पहला है आपका कॉपीराइट या रिलेटेड राइट्स, जहाँ पर आपकी सारी माइंड की चीज़ें हैं, अपने कुछ आर्टिस्टिक वर्क किए हैं या फिर अपने लिटरेरी वर्क किया है कुछ, उसको हम कॉपीराइट के अंदर कवर करते हैं। और दूसरे हैं आपके इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़, जो आपके बिजनेस वगैरह में लगती हैं चीज़ें, जैसे ट्रेडमार्क है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, GI टैग्स होते हैं, पेटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हैं और ट्रेड सीक्रेट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। तो ये चीज़ें हैं। और तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ बेसिक जो मतलब है इसका समझ में आया होगा। इट शुड नॉट बी नोटेड दैट द एक्सक्लूसिव राइट्स गिवन आर जनरली सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस। तो यही है, आपके राइट्स आपके पास होते हैं, लेकिन इसके आपके राइट्स जो हैं वो लिमिटेशंस के साथ आते हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं उसमें। तो ये आपका बेसिक मतलब हो गया IPR का। उम्मीद करता हूँ ये आपको IPR का मतलब समझ आएगा। इसके बाद में थोड़ा सा ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन क्या है? देखिए IPR का जो ओरिजिन है, या कह सकते हो IPR जो है बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। जैसे कोई पुराने समय में कोई बुक लिखता था तो उसका वो अपना नाम और लिखता ही होगा उसके ऊपर। ठीक, या फिर कोई मूर्ति बनाता होगा मूर्तिकार, तो उसका अधिकार होता था उसके ऊपर। तो ये आपका IPR है। तब भी चलता था, अभी चलता है। बस ये है कि अब इसको हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, कुछ रूल्स बना दिए हैं, कुछ एक्ट्स पास कर दिए हैं। तो इससे इसका जो कह सकते हो फंक्शनिंग है वो ज़्यादा सिस्टमाइज्ड हो गया है। ठीक, तो आपका सबसे पहले आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में दिया गया है, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? प्रॉपर्टी में आपके आइडियाज़ आते हैं, आपका इंटेलेक्ट आता है, आर्ट आती है, परफॉर्मिंग कोड्स होते हैं, प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं और डिज़ाइंस होते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर भी आते हैं, मतलब प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंदर ही रखा गया है इनको। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में बात की गई है। IPRs के बारे में बात आर्टिकल 27 के तहत की गई है, जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी इसके बारे में बात की गई है। तो ये चीज़ है। और इंटरनेशनल लेवल पर दो संस्थाएं हैं, दो चीज़ें हैं, जो दो संस्थाएं हैं जो बात करती हैं IPRs के बारे में। सबसे पहली संस्था है आपका वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैंने फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये UN की एक बॉडी है, UN का एक डिपार्टमेंट है, या फिर ये आप कह सकते हो UN का एक आर्म है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो आपका दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और WTO के अंदर एक एग्रीमेंट, कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं, और एक एग्रीमेंट उसका स्पेसिफिकली IPRs के बारे में ही था। उसका नाम था ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका फुल फॉर्म है। और तो यहाँ पर आप जो WTO के अंदर जो IPR की बात करी है उसको आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन आपको बेसिक पूरी जानकारी जो WTO के बारे में वो आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं। वीपो के अंदर बहुत सारे कन्वेंशंस हुए हैं।
जहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो अलग अलग जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, IPRs हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो कन्वेंशन हुआ था, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के हुआ था, जो 1883 में हुआ था। देखिए, आपको कुछ 3 नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, डिटेल में आपको याद रखना है। तो सबसे बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ये आपको कॉपीराइट के रिगार्डिंग था, 1886 का है ये। और लास्ट में आपको याद रखना है मैड्रिड एग्रीमेंट 1881 वाला, ये गवर्न करता है ट्रेडमार्क्स को। ठीक, तो ये 3 आपको तो ज़रूर यही याद रखने हैं। बाकी आप अगर पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970 की और बुडापेस्ट ट्रीटी 1880 वाली याद रख सकते हो फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो भी आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको कम से कम 3 चीज़ें तो याद ही रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं आने वाला, अब हम तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे, यानी कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल मैंने समझाया। तो पेटेंट क्या होता है? सबसे पहली बात, पेटेंट एक तरह का पेटेंट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ बनाई, इन्वेंट करी, उसका आपने पेटेंट करा लिया। ठीक, लेकिन ये होता है इंडस्ट्रियल चीज़ों में होता है, मतलब बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, आपको मोनोपोलिस्टिक राइट मिल जाते हैं एक चीज़ के। पेटेंट गिव्स मोनोपोलिस्टिक राइट टू इट्स ओनर टू एक्सक्लूड फ्रॉम अदर मेकिंग। अगर आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि और कोई आपका जो आपने जो बनाया है, आपने जो इन्वेंट किया है, उसकी और कोई बना ना सके, उसको कोई यूज़ ना कर सकते, आपकी यूज़ ना कर सके, कोई सेल ना कर सके, और कोई ऑफर फॉर सेल भी ना कर सके ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। अब देखिए, प्रोडक्ट को भी और प्रोसेस को भी, आपका प्रोडक्ट भी सेफ़ रहेगा और आपका जो बनाने का तरीका है, प्रोसेस है, वो भी सेफ़ रहेगा। आपकी कंसेंट के बिना कोई ये चीज़ें नहीं कर सकता है। तो ये जो प्रोटेक्शन है आपको पेटेंट ही देता है। और पेटेंट जो इंडिया में मैनेज किया था, वो किया था पेटेंट एक्ट 1970 के तहत। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो एक्ट है वो काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर, और ये जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो ये चीज़ें आपको बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर पेटेंट्स जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट और एक होता है प्रोसेस पेटेंट। तो प्रोडक्ट पेटेंट में क्या होता है? प्रोडक्ट पेटेंट में क्या होता है, जो इन्वेंटर है, जिसने ओरिजिनल इन्वेंटर जो है आपका, उसको राइट देता है, उसके जो राइट्स हैं वो हाई प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलता है उनको। ठीक, तो उसको उसका जो पूरा जो पेटेंट है, मतलब उसका जो पूरा इन्वेंशन है, उसको पूरी प्रोटेक्शन मिल जाती है यहाँ पर प्रोडक्ट पेटेंट के अंदर। और जो प्रोसेस पेटेंट है उसके अंदर कहा जाता है कि एक तरह की चीज़ जब बनाई जाती है तो उसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उन तरीक़ों को प्रोटेक्शन मिलता है इसके प्रोसेस के पेटेंट से। प्रोसेस, जो कोई एक पहली बार पंखा बना होगा, तो सबसे पहली बार पंखा जब बना होगा तो उसको प्रोडक्ट का पेटेंट मिला होगा। और पंखे के तरीके, कई सारे तरीके के पंखे बनने लगे, तो उन सारे तरीके के, मतलब उन सारे तरीक़ों को हम पेटेंट करा सकते हैं, प्रोसेस को पेटेंट करा सकते हैं। एक होता है प्रोडक्ट का पेटेंट और एक होता है प्रोसेस का पेटेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और हम जो पेटेंट है उसकी जो ड्यूरेशन होती है 20 साल की होती है, ये भी आपको याद रखना है। हर एक IPR की एक अलग अलग ड्यूरेशन है, आपको सबकी ड्यूरेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक, तो जो पेटेंट की ड्यूरेशन होती है वो 20 साल मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और इसकी एवरग्रीनिंग तो बिल्कुल कतई हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। अगर आपका 20 साल के बाद वो आपका जो पेटेंट है वो खारिज हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में कोई भी उस चीज़ को बना सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक टर्म आता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इसकी जो चर्चा सबसे ज़्यादा कोविड-19 में हुई थी। कह सकते हो कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं, ड्रग्स बनाती हैं, उनके लिए कहा जाता है कि इनको कंपल्सरी लाइसेंसिंग देनी पड़ती है। किनको? जो मास प्रोडक्शन करती हैं कंपनियाँ। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक बढ़िया आइडिया दिया, मतलब आपने कोई अच्छी दवाई बनाई है, ड्रग बनाया है। ठीक, तो उसको उस ड्रग को, जैसे कि कैंसर की दवाई बनी, तो कैंसर की दवाई आपको उस दवाई का कंपल्सरी लाइसेंसिंग देनी पड़ेगी। किसको? जो कंपनीज़ प्रोडक्शन करती हैं। इससे क्या होगा कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनके यहाँ पर कैंसर के मरीजों को दवा आसानी से और सस्ती कीमत पर मिल जाएगी। तो इसलिए ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का जो कह सकते हो रूल है वो लाया गया है। और ये रूल जो है आपका परमिट करता है, ट्रिप्स WTO के अंदर भी उसकी परमिशन मिली हुई है। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ये बहुत अच्छा टर्म है, आपको याद रखना कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है। इसके बाद में हम अगला जानने वाले हैं ट्रेड मार्क्स के बारे में। सिंबल, साइन, फ्रेज़ और लोगो डिज़ाइन। देखिए, कोई एक कंपनी होती है, उसका कुछ एक ट्रेडमार्क होता है या फिर लोगो होता है, डिज़ाइन होती है, यूनिक होता है, डिस्टिंक्टिव होता है, डिस्टिंक्टिव नेम होता है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल डिस्टिंक्टिव नेम है, अलग सा नाम है उसका वर्ड है, सिंबल भी है, और उसका डिज़ाइन है, फ्रेज़ है, लोगो है, डिज़ाइन है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स।
इन सारे एलिमेंट्स को मिलाकर जो एक एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाता है, एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग बनाता है, एक ब्रांड इमेज देता है उस चीज़ को, उसको हम ट्रेडमार्क्स बोलते हैं। इट शुड बी केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग वन प्रोडक्ट टू फ्रॉम अनदर। ये केपेबल होता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करने में, डिस्टिंग मतलब होता है अलग दिखाने में, ठीक है। और ये ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि एक मिंत्रा का एक लोगो था, कर एम करके वो था, उसमें थोड़ा सा ऑफेंसिव था, वो किसी एक महिला को ऑफेंसिव लगा होगा, तो उसने कोर्ट में अर्जी डाली, तो उसके बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको ये चीज़ बदलनी पड़ेगी, ठीक। तो ऑफेंसिव, आपका ट्रेडमार्क ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये दिखाता है। और ट्रेडमार्क का एक्ट जो है, जो इंडिया में ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करता है, वो है आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ठीक है। और इंडिया ने मेरिट सिस्टम जो था उसको ज्वाइन किया था 2013 में, ये भी आपको याद रखना है। ये आपको नहीं याद रखना है कि आपको एक्ट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो ट्रेडमार्क है वो 10 साल के लिए आपका इसका ड्यूरेशन है 10 साल की, और इसको आप फर्दर 10 साल के लिए फिर से बढ़वा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिन्यू जो आपका हो जाता है, लेकिन 10 साल की आपको इसकी जो ड्यूरेशन है वो याद रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं कॉपीराइट्स के बारे में। कॉपीराइट इज़ अ लीगल फॉर्म टू, कॉपीराइट तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। ये तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए होते हैं, ठीक। अगर आपने कोई बुक लिखी है, आपने म्यूज़िक कंपोज किया है, आपने पेंटिंग कोई बनाई है, स्कल्पचर बनाए हैं, स्कल्पचर मतलब होता है वही चीज़ें जो मूर्ति वगैरह, और फिल्म्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए हैं, डेटाबेसेस बनाए हैं, एडवर्टीजमेंट बनाई है, एडवर्टीजमेंट की जो टैगलाइन होती है वो भी आपकी कॉपीराइट हो सकती है, ठीक है। और मैप्स अपने कोई बनाए हैं, ठीक है, और इसके अलावा टेक्निकल ड्राइंग्स बनाई हैं आपने, तो ये सारी चीज़ें आपके कॉपीराइट के अंदर कवर होती हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इसकी ड्यूरेशन जो एक ऑथर है उसकी लाइफ टाइम तक तो रहती ही है, और जो ऑथर है उसकी मृत्यु के 10 आपकी उसकी मृत्यु से 60 साल तक उसको मिलती रहती है। 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर इसकी जो कह सकते हो लिमिट है या फिर ड्यूरेशन है वो रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन टू रेटिफाई द मार्केस ट्रीटी। 2013 वाली जो मार्केस ट्रीटी हुई थी फॉर एम्पायर्ड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए जो हुई थी, उसको रेटिफाई पहली बार इंडिया ने किया था। रेटिफाई करने का मतलब ये होता है कि कोई एग्रीमेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पर, कोई एग्रीमेंट हुआ है और वहाँ पर जाके हर कंट्री साइन कर देती है मान लीजिए। उसके बाद में उस कंट्री को उन सारी कंट्रीज़ को अपनी पार्लियामेंट में, अपनी देश की पार्लियामेंट में उसको रेटिफाई कराना पड़ता है। तो ये पहला काम इंडिया ने सबसे पहले इसको किया था, ठीक, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए कॉपीराइट के अंदर, ठीक है। तो कॉपीराइट टू वर्क्स ऑफ नेशन कॉपीराइट प्रोटेक्शन, ठीक है, वही बात है ना। कॉपीराइट का मतलब बहुत ही ज़्यादा वास्ट हुआ है, बहुत ही वास्ट इसका मतलब है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद में हम कुछ मेजर IPRs देख लेते हैं। मेजर IPRs में आपको मैंने अभी पेटेंट बता दिया, ट्रेडमार्क बता दिया, कॉपीराइट बता दी। एक होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, और डिज़ाइंस एक्ट 2000 वाला जो है इंडिया में लागू होता है। यहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ के कुछ डिज़ाइंस होते हैं, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस होते हैं उसमें उन डिज़ाइंस को प्रोटेक्शन देने के लिए ये आपका IPR के अंदर आता है, ठीक है। एक होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इसको आपने सुना होगा GI टैगिंग जैसे बासमती चावल हो गया, ठीक है। और बहुत सारे IPRs हैं, इंडिया लखनऊ का चिकन हो गया, ठीक है। और बहुत सारे जो उस जगह से रिलेटेड होते हैं, उस जगह की जगह में ही होते हैं, एक जियोग्राफिकल एरिया में ही होते हैं वो चीज़ें, उनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए GI टैगिंग करते हैं। और ये हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु को, किसी न किसी चीज़ को टैगिंग दी जाती रहती है, ठीक। तो ये बढ़ती रहती है। तो और ये जो GI टैग है वो 10 साल के लिए दिए जाते हैं, और इसको 10 साल के लिए फर्दर भी रिन्यू कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में आपका ट्रेड सीक्रेट्स आपके स्टॉक मार्केट में और कह सकते हो शेयर मार्केट में बहुत क्रूशियल रोल निभाती हैं, और जिससे क्या होता है आपको नुकसान और फ़ायदा दोनों हो सकता है, ठीक। तो ट्रेड सीक्रेट्स का भी आप उसको भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हैं। इसके अलावा है प्लांट वेराइटीज़, ये भी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही आता है। प्लांट की वेराइटीज़ होती हैं बहुत सारी। सेमीकंडक्टर चिप्स इसके दायरे में आती हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब है जो पुराना ज्ञान है आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उसको अभी हम आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हैं, ठीक। इसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये भी एक एरिया की ही होती है, मतलब तो किसी एक एरिया में जाएंगे तो उसकी आपको वहाँ पर विविधता दिखती है, तो उस विविधता को आप एक्ट के माध्यम से, इसका एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाला, ठीक। तो यहाँ पर इसको IPR की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सारे आपके मेजर IPRs हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।